हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 रासायनिक आबंध। कौन सा है आपका अध्याय का जो नाम है वो क्या है? रासायनिक आबंध। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। रासायनिक आबंध का मतलब होता है एक आकर्षण बल, यानी बंध आबंध, इन दोनों को ही हम इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं और ये रासायनिक आबंध को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर बात होता है रासायनिक आबंध यानी आकर्षण बल होता है रासायनिक आबंध का मतलब, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ H2O यानी पानी का ये सूत्र है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो जल है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ये दोनों ही आपस में एक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। या एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर जो सोडियम का 1 अणु और क्लोरीन का 1 अणु, ये दोनों ही एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। वही क्या होता है? आपका रासायनिक आबंध कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले देती हूँ, जैसे आपका CH4 यानी मेथेन। तो यहाँ कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन का 4 अणु एक आकर्षण बल द्वारा मजबूती से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। तो वही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक आबंध कहलाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या होती है हम उसको देख लेते हैं। तो परिभाषा देखिए, मैंने यहाँ पर 2 तरीके से परिभाषा दिया हुआ है, जो दोनों में से आपको जो इजी लगे आप लोग लिख सकते हो या याद रख सकते हो। तो चलिए पहले परिभाषा देखते हैं कि किसी यौगिक में उसके अणुओं या परमाणुओं को एक साथ जोड़े रखने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था रासायनिक आबंध का मतलब क्या होता है? आकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है, यानी जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। तो वही क्या कहलाएगी? आपकी रासायनिक आबंध बोल रहा है, ठीक है। दूसरी परिभाषा है रासायनिक आबंध एक आकर्षण बल होता है जो किसी यौगिक में विभिन्न परमाणुओं एवं अणुओं को जोड़े रखता है। यौगिक की बात आ गई तो यौगिक मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक निश्चित अनुपात में, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो यहाँ पर जल जो है क्या है? यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यौगिक आया तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मतलब यौगिक ही वही जल का जो ही सूत्र है वो क्या कहलाएगा? आपका यौगिक। यौगिक की यहाँ पर परिभाषा दे देती हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते तो वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, ये दोनों ही तत्व आपस में मिलकर जल बना रहे हैं, तो जल क्या है? यहाँ पर यौगिक। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि रासायनिक आबंध का मतलब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक आबंध का मतलब होता है आकर्षण बल। तो यहाँ पर मीथेन का उदाहरण दी हूँ, सोडियम क्लोराइड का दी हूँ, तो ये दो इनके बीच एक आकर्षण बल द्वारा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के 4 अणु और कार्बन के 1 अणु आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक आबंध। अब देखते हैं कि रासायनिक आबंध के अब आगे देखते हैं कि रासायनिक आबंध के प्रकार। तो रासायनिक आबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वैद्युत संयोजक आबंध या फिर उसको आयनिक आबंध कहते हैं। दूसरा है उपसंयोजक आबंध। तीसरा है सहसंयोजक आबंध। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बंध के पढ़ने के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ इससे पहले कि अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं तो कुल 118 जो तत्व है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्रियाशील होते हैं और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो क्रियाशील नहीं होते यानी अक्रिय होते हैं।
इसके पहले मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने SPDF ब्लॉक के बारे में पढ़े थे, जिसमें से आप लोग वर्ग 18 के जो तत्व हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैसें होते हैं, या फिर हम इसको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश में यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए ये किसी भी और तत्व से क्रिया नहीं करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे कि कैसे अष्टक पूर्ण करते हैं तत्व। तो वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस, या फिर इसको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, या फिर ये 18 वर्ग के तत्व किसी से भी क्रिया नहीं करते, क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण होते हैं, यानी इनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। अब ये अष्टक क्या होता है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो मैं यहाँ पर उदाहरण लूंगी किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ पर देखेंगे अष्टक यानी क्या होता है। तो अष्टक पूर्ण होना यानी कि क्या होता है, प्रत्येक जो तत्व है उनके बाह्यतम कक्ष में, मतलब वो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, उनका अष्टक पूर्ण कहलाता है। तो अष्टक, यही उनका अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, उनके बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो अधिक स्थायी यानी अधिक मजबूती से मजबूती को वो प्राप्त करे। तो यही आपका अष्टक नियम है। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहूंगी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले रही हूँ, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 11, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो यहाँ पर बोरबरी योजना के अनुसार कोश के कितने कक्ष होते हैं, 4। बोरबरी योजना के अनुसार कोश कितने होते हैं, 4 होते हैं, KLMN। तो देखिए ये आपका K कोश हो गया, ये क्या हो गया आपका L, उसके बाद क्या हो गया ये M, उसके बाद वाला लास्ट वाला क्या हो गया आपका ये N। ये इस प्रकार से बोरबरी योजना के अनुसार कोश जो है तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, KLMN। तो यहाँ पर देखोगे कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मतलब पूर्ण कितने, मतलब K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं, N में कितने होते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है 2n², यानी K कोश में क्या होगा, K बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू n की जगह हम n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n का मान K कोश के लिए n बराबर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या है आपका 2n²। तो यहाँ पर K कोश के लिए n का मान कितना होगा, 1। किसके लिए, K कोश के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1², मतलब 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2। उसी प्रकार L कोश के लिए n का मान कितना हो जाएगा आपका 2। किसके लिए, L कोश के लिए। तो यहाँ पर 2 इंटू ये सूत्र हो गया आपका 2 आ गया, n के जगह हम क्या मान रखेंगे 2, और इसका स्क्वायर। अब 2 का 2 बार इंटू करोगे, जैसे 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 आ गया, यानी 4 आ गया, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो L कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अधिकतम 8 होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा M कोश के लिए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब n का मान होगा, M कोश के लिए n का मान कितना होगा, 3 होगा। किसके लिए, M कोश के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका K के लिए, ये हो गया L के लिए, और M के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रखेंगे 3। तो इस प्रकार से 3 का गुणा 2 बार करोगे तो 3 गुणित
3 बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। और ये क्या हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका 3 गुणित 3 9, फिर 9 का गुणा किससे करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। तो m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8। उसी प्रकार से आपका n कोष के लिए लास्ट वाला जो कोष है वो क्या है आपका, इसके लिए n बराबर कितना रखेंगे 4। ये कौन सी कोष के लिए n कोष के लिए, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी कोष के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये आप लोग को करने आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा n कोष के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर 2 है सूत्र में मान रखना है ये वाला, और n की जगह कितना रखना है हमको 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 4 गुणित 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा आपका n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो इस प्रकार के बोर बरी योजना के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से होगा। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने मतलब वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना अपना मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, जिसमें से एक और है होता है अबहु सिद्धांत भी होता है जो आप लोग 11th 12th में उसका पढ़ोगे। अभी यहाँ पर इसकी जरूरत है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो ये देखोगे ये क्या है आपका नाभिक है, नाभिक के सबसे पास वाला जो कक्षक है या कोष है वो क्या है के है। उसके बाद जो है वो क्या है द्वितीय कक्षक माने या द्वितीय कक्षा माने या द्वितीय कोष तो एल है, तृतीय कोष में एम और चतुर्थ कोष में क्या है एन। तो इस प्रकार से ये निकालना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने आयनिक बंध के लिए किसका उदाहरण लिया है सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 और क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना 2 8 1 कैसे आया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 2 और 8 कितना हो गया 10, और जो लास्ट में बचा वो कितना है 1। उसी प्रकार क्लोरीन का कितना है 17 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 कितना हो गया 10 10 और 1 क्या है 17 हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि परमाणु क्रमांक कितना दिया है, तो यहाँ पर 11 दिया तो 2 और 8 कितना हो गया 10 और 1 क्या हो गया 11। उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन का कितना दिया 17, तो ये 2 हो गया और 8 कितना हो गया 8 2 10 और जो बचा है वो क्या हो गया 7 यानी 11। तो अब इस प्रकार देखोगे कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, जिसको हम बाह्यतम कक्ष को संयोजी कोष भी कहते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन तो अगर मैं कोष बनाऊंगी तो देखोगे कि ये सोडियम का है, मान लो जाए किसका मैं ले रही हूँ आपका सोडियम का यहाँ पर उदाहरण ले रही हूँ, नीचे मैं लिख लेती हूँ इस तरीके से। तो कितना कोष बनेगा, ये आपका के कोष हो गया, ये क्या हो गया एल हो गया, ये एम। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कितने होंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में हो गया एल में। तो अगर देखूं तो के एल एम इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये तीनों कोष के एल एम, ये किसका है आपका सोडियम का 2 8 1, ये किसका है सोडियम का, ठीक है। उसी प्रकार आपका आता है किसका, इसी प्रकार से आपका आता है क्लोरीन का, तो ठीक है। तो क्लोरीन का कितना होगा 2, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, उसके बाद ये दिख रहा है 2, उसके बाद एल में कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके मतलब कौन से कोष में आपके एम कोष में
कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन है किसके? आपके क्लोरीन के। तो ये Cl बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 7। ठीक है। इसमें भी 3 कोष है, K L M। इस तरीके से देखें तो आपके इस याद के लिए ये सब लिख रही हूँ, ऐसा लिखना यहाँ पर आप लोग लिखिएगा मत। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सोडियम के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है। जबकि क्लोरीन में कितने हैं? 7 है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी? 7 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर अगर यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये 8। तो इसको अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी? 7 इलेक्ट्रॉनों। यहाँ पर पहचान के लिए इसको कट का निशान कर देते ताकि आप लोग को सोडियम और क्लोराइड के बीच क्या दिखे? फर्क दिखे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट का निशान कर दिया और एक को राउंड का। तो सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ पर क्लोरीन को अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? इसको दान कर देगा। तो इससे क्या होगा? यानी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सोडियम के लिए उतना आसान नहीं है, जबकि क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा और आसानी से अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो ये कहाँ से? यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो आगे क्या हो जाएगा? देखिए एक बार और, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता था? 11। तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 2 8 1 यानी 2 और 8 10 10 और 1 11। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17। तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 10 10 और ये 7 17। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना है? 2। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर L में कितना है? 8। तो देखिए 2 4 6 2 8 और लास्ट में कितना है? 1। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे कि के कोष में क्लोरीन की जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7। तो यहाँ पर देखोगे सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 7। और यहाँ पर क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 1। तो ये सोडियम जो है वो 7 लेना उतना सरल नहीं है। ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए उतना सरल नहीं है। तो ये क्या करेगा? जो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इस डायग्राम में दिख रहा है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो किसने कोष बच गया? यहाँ पर K और L। ये वाला क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब क्या किया? दान किया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस चार्ज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका माइनस चार्ज, यानी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो माइनस चार्ज। तो यहाँ पर देखो 3 कोष थे तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको दान, तो इसमें 2 कोष बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम आयन यानी 2 और 8, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसको दे दिया। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 2 8 8। तो इस प्रकार से ये क्लोरीन ये सोडियम से क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉनों का अपना आदान प्रदान करके अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसने? क्लोरीन को दान दिया और क्या कर दिया? उस क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। ये चाहता तो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, लेकिन उतना 7 इलेक्ट्रॉन लेना उतना सरल नहीं है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्या कर लेगा? आपका अष्टक पूर्ण कर लेगा क्लोरीन।
अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2 को। तो देखिए आगे वो उदाहरण जिसका लेंगे मैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। इस प्रकार इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सोडियम जो है वो प्लस आयन था और क्लोराइड जो है वो क्या था, माइनस आयन। दोनों ही विपरीत आवेश होने के कारण भी दोनों ही आकर्षित बल के द्वारा, एक बंध के द्वारा जुड़े हुए थे, यानी स्थिर विद्युत बल के द्वारा क्या थे, बंधे हुए थे यानी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार के बने हुए बंध को हम क्या कहते हैं, जो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, सोडियम प्लस चार्ज है और क्लोराइड क्या है, माइनस चार्ज। तो स्थिर वैद्युत बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, बंध बना के क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बने हुए बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 8 10, 10 2 12। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। और क्लोराइड का कितना होता है, 17। इसके पहले वाले उदाहरण में भी देखे हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 2 7, 17। यहाँ पर क्लोराइड जो है वो 2 है, तो इस प्रकार से 2 बार लिए हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 7, यानी 2 और 8 10, 10 और 7 17। अब यहाँ पर देखोगे कि जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो क्लोरीन को यानी क्लोराइड को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई है, एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। आप लोग को पहले भी बता दी हूँ कि जो वर्ग 18 के तत्व है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये अक्रिय गैसें हैं, इसके अष्टक पूर्ण होते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते। तो यहाँ पर क्लोराइड का अष्टक पूर्ण होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये मैग्नीशियम से क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शाए हैं। अब यहाँ पर क्लोराइड के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने इसको कट के निशान से दर्शाया ताकि पहचाना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पर भी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 2 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम जो है, क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड को और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड को चले गया, यहाँ पर देख रहे हो। तो क्या बच जाएगा आपका, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो क्या बना रहा है आपका, यहाँ पर कितना बच गया, कितना 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दान कर दिया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया, इसलिए क्या आया, 2 बार प्लस चार्ज आया। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो देखोगे तो क्या होगा, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसको एक बार और लिखते, इससे अच्छा यहाँ पर इसको 2 के निशान से दर्शा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। 2 8 8 कितना हो गया, 2 और 8 कितना हो गया, 10 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी समझ में आ गया होगा कि आप लोग कि किस प्रकार से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और किस तरीके से मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके यानी क्लोरीन को दान करके क्या बना रहा है, क्लोराइड का अष्टक पूर्ण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कितना चार्जेस है, 2 चार्ज है, यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन को दान कर दिया। और इसको डबल ना लिख करके हम इसके क्वेश्चन के बाहर लिख लिए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से आयनिक बंध है। मैग्नीशियम प्लस चार्ज वाला है, क्लोराइड क्या है, माइनस चार्ज। तो आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।